आज हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में, यानी हम सॉलिड्स को वर्गीकृत करेंगे। बेसिक से देखें तो सॉलिड्स के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है ट्रू सॉलिड्स, दूसरा होता है स्यूडो सॉलिड्स। ट्रू सॉलिड उसे कहते हैं जिनका शेप और वॉल्यूम एकदम डिफाइनाइट होता है। अगर वो लंबे समय तक एक ही जगह पर पड़े रहे फिर भी उनके आकार में यानी और कद में यानी शेप और वॉल्यूम में कोई चेंजेस हमें देखने को मिलेगा नहीं। और स्यूडो सॉलिड्स में क्या होता है, स्यूडो सॉलिड्स बाहर से सॉलिड दिखते हैं पर उनकी कैरेक्टरिस्टिक है वो सॉलिड से थोड़ी डिफरेंट होती है। अगर उनको अब कोई एक जगह पर लंबे समय तक पड़े रहने दे फिर उनके शेप में और वॉल्यूम में हमें चेंजेस देखने को मिलता है। और स्यूडो सॉलिड जो होते हैं उनका शेप और वॉल्यूम डिफाइनाइट नहीं होता है, वो फिक्स्ड नहीं होता है। आप इस पिक्चर्स को देख सकते हैं। इसमें जो लेफ्ट साइड वाला पिक्चर्स है ये बुलेट्स है। बुलेट्स आपको पता है जनरली एंटीमनी, ब्रास और कॉपर की बनी होती है। उसको हम ट्रू सॉलिड्स बोल सकते हैं क्योंकि उनके शेप में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता। लंबे समय तक बंदूक की जो गोली होती है वो पड़ी रहे फिर भी उसके शेप में हमें कोई चेंजेस देखने को मिलेगा नहीं, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं ट्रू सॉलिड्स। इसको हम बोलेंगे ट्रू सॉलिड्स। जबकि राइट हैंड साइड वाले पिक्चर में आप देखें ये रबर जैसा कुछ है, दिखने में तो सॉलिड लगता है पर वो आसानी से मुड़ सकता है, इसलिए हम उसको बोलेंगे स्यूडो सॉलिड्स। दूसरा जो मेन डिफरेंस है ट्रू सॉलिड्स और स्यूडो सॉलिड्स में वो है द रिजिडिटी, यानी कि जो ट्रू सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड होते हैं यानी सख्त होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर हम हल्का सा बल प्रयोग उन पे करें ट्रू सॉलिड्स पे फिर भी उनके शेप में या वॉल्यूम में हमें चेंजेस देखने को मिलेगा नहीं। यानी हम माइल्ड डिस्टोर्टिंग फोर्सेस लगाए उनके ऊपर तो हमें चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, उनके शेप में चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा या फिर उनके वॉल्यूम में भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि स्यूडो सॉलिड्स में ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्यूडो सॉलिड जो होते हैं वो लेस रिजिड होते हैं यानी सख्त बहुत कम होते हैं। अगर हम हल्का सा भी बल प्रयोग करें तो जो स्यूडो सॉलिड्स होते हैं उनके शेप में या फिर वॉल्यूम में हमें चेंजेस देखने को मिलता है। जो ट्रू सॉलिड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है यानी गलन बिंदु, किसी पदार्थ को हम ऊर्जा प्रदान करें तो वो घन पदार्थ में से प्रवाही पदार्थ में रूपांतरित हो जाता है, यानी कि वो सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जिस तापमान पे वो सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट यानी गलन बिंदु। तो जो ट्रू सॉलिड्स होते हैं उनका गलन बिंदु एकदम शार्प होता है, फिक्स होता है, उसमें ज्यादा रेंजेस देखने को आपको नहीं मिलेगी। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं तो किसी क्रिस्टलाइन पदार्थ का अगर मेल्टिंग पॉइंट 150 डिग्री सेल्सियस है तो वो इस रेंज में ही मेल्ट होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट 150 डिग्री सेल्सियस ही होगा। और स्यूडो सॉलिड्स में ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्यूडो सॉलिड्स जो होते हैं वो किसी एक टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होते, उनकी पूरी रेंज होती है। कुछ जो होते हैं 150 से 160 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होते हैं। सो आप देख सकते हैं यहां पूरी रेंज है, बल्कि ये ट्रू सॉलिड्स में ये फिक्स है। दूसरा बड़ा डिफरेंस ट्रू सॉलिड्स और स्यूडो सॉलिड्स में यह है कि जो ट्रू सॉलिड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स होता है, और जब जो स्यूडो सॉलिड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स नहीं होता है, उनकी पूरी रेंज होती है। एग्जाम्पल के तौर पे ट्रू सॉलिड्स के जो एग्जाम्पल है वो NaCl है, KCl है, आयरन है, कॉपर है, ऐसे कई एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट हम यूज करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड है। और जो स्यूडो सॉलिड्स है उनका एग्जाम्पल है ग्लास और पिच। पिच वो एक गोंद टाइप का होता है जो हमें एक प्रकार का पॉलीमर ही होता है जो हमें पेड़ से मिलता है। दो आकृति आपको देख सकते हैं। इन दोनों पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पिक्चर है वो है आयरन रोड का,
वो आयरन रोड है। इनको अगर आप हल्का सा बल प्रयोग करें फिर भी ये मुड़ेगा नहीं, इसलिए इसको हम बोलेंगे ट्रू सॉलिड्स। ये होता है ट्रू सॉलिड्स। और जो ग्लास होते हैं उन पर हम हल्का सा बल प्रयोग करें तो वो आसानी से टूट सकते हैं, इसलिए हमको इसको बोलेंगे स्यूडो सॉलिड्स। तो ये होते हैं स्यूडो सॉलिड्स। आगे हम देखें और डिफरेंसेस। ये है पिच, एक प्रकार का गोंद होता है जो हमें पेड़ से मिलता है। ये पॉलीमर ही है, इसलिए हम इसको स्यूडो सॉलिड्स बोलते हैं। अब देखते हैं मेन डिफरेंस। सॉलिड्स के जो मेन डिफरेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दूसरा है एमोर्फस सॉलिड्स। सो असल में केमिस्ट्री की नजर से हम देखें तो ये जो डिफरेंस है यही मेन है, यही आपको याद रखने हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोर्फस सॉलिड्स। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं? अ सॉलिड इन विच its constituent structural units are arranged into three-dimensional shape and possesses definite geometrical configuration। यानी कि ऐसे सॉलिड पदार्थ जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चरल यूनिट्स, यानी जो उसके बंधारणीय इकाई है, यानी जो उसका स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल जिससे बना है वो अणु और परमाणु है और आयन से जिससे सॉलिड बना है, वो एकदम डिफाइनाइट अरेंजमेंट में होते हैं और थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट में होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा जो घर है वो ईंट से बनता है, तो ईंट हुई स्ट्रक्चरल यूनिट। इसी तरह क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, वो एटम से, मॉलिक्यूल से या फिर आयन से बने होते हैं, उसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल यूनिट्स। वो जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के, वो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट में होते हैं। उनकी अरेंजमेंट ऑर्डर्ड होती है, परफेक्ट अरेंजमेंट होती है, और वो उनका जो शेप होता है वो भी ऑर्डर्ड होता है, परफेक्ट शेप में होते हैं, और डिफाइनाइट जियोमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पोजेस करते हैं। उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जियोमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, वो भी परफेक्ट होता है, उसको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। आसान भाषा में बोले तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में होते हैं, उनकी अरेंजमेंट परफेक्ट होती है। एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो या आयन्स हो, सभी थ्री डायमेंशनल में परफेक्ट तरीके से जुड़े हुए होते हैं, उसी से बनता है क्रिस्टल्स, तो इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और एमोर्फस में क्या होता है? एमोर्फस बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जिसका कोई फॉर्म नहीं होता, उसको बोलते हैं हम एमोर्फस। वो हमें परफेक्ट फॉर्म में नहीं मिलेगा और उनका शेप कोई डिफाइनेट नहीं होगा। क्रिस्टलाइन में हमने देखा कि उनका शेप परफेक्ट होता है, डिफाइनेट शेप होता है, फिक्स्ड शेप होता है, थ्री डायमेंशन में होता है। पर एमोर्फस में ऐसा नहीं होता, उनका जो शेप होता है वो परफेक्ट नहीं होता, डिफाइनेट नहीं होता, अरेंजमेंट ऑर्डर्ड नहीं होती, जैसा कि क्रिस्टलाइन में हमने देखा। और हमें वो साधारण कंडीशन में, वो क्रिस्टलाइन में बिल्कुल नहीं मिलते। सो इसको हम बोलते हैं एमोर्फस सॉलिड्स, जिसका कोई फॉर्म नहीं होता, जिसका कोई शेप नहीं होता या ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं होती, उसको हम बोलेंगे एमोर्फस सॉलिड। सो बड़ा डिफरेंस क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में यही है, क्रिस्टलाइन की जो अरेंजमेंट होती है वो ऑर्डर्ड होती है, परफेक्ट होती है, उनका परफेक्ट शेप होता है। एमोर्फस में इसका कंप्लीटली उल्टा है, उनकी जो शेप होती है और अरेंजमेंट है वो बिल्कुल ऑर्डर्ड नहीं होती। ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड का, NaCl का। इसमें आप देखें सोडियम और क्लोराइड एटम्स, छोटे एटम है पर्पल कलर के वो है सोडियम, और जो बड़े एटम है वो है क्लोराइड्स। उनकी अरेंजमेंट आप देख सकते हैं, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है, और एक के साथ एक, Na के साथ Cl, Cl के साथ Na, फिर Na के साथ Cl, ऐसी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, और थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है, ऑर्डर्ड है, उनका शेप भी परफेक्ट है, आप देख सकते हैं।
इसलिए इसको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन कंपाउंड। एमोर्फस में आपको ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। ये भी क्रिस्टल्स है किसी सब्सटेंस के, किसी पदार्थ के, देख सकते हैं इनकी अरेंजमेंट, परफेक्ट अरेंजमेंट है। ये है एमोर्फस कंपाउंड्स, इसको हम बोलेंगे एमोर्फस। क्यों? इसका कोई फॉर्म ही नहीं है, इसलिए इसको हम बोलेंगे एमोर्फस। इसकी अरेंजमेंट देखो, कोई ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं है, जिसमें भी डालोगे वैसा हो जाएगा। ये बोरी में डालो है गेहूं, ये गेहूं है, इसको हम बोरी में डाला है तो बोरी जैसा लगने लगेगा। कटोरे में डालोगे तो वैसा हो जाएगा, इसका कोई शेप नहीं होता। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होते हैं, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है। आगे हमने देखा कि मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है, फिक्स्ड होता है। और एमोर्फस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। एमोर्फस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो पूरी रेंज में होता है, यानी 200 से 220, 300 से 330, पूरी रेंज होती है, फिक्स्ड कोई नहीं होता। फिक्स्ड इसीलिए नहीं होता क्योंकि इनकी अरेंजमेंट ही फिक्स नहीं है, इनकी कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं है, कोई ऑर्डर्ड में है नहीं अरेंजमेंट, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं होता। तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस एमोर्फस और क्रिस्टलाइन में यही है कि क्रिस्टलाइन को हम चाकू की मदद से काट सकते हैं। इट कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस विथ डिफाइनाइट सरफेसेस। पूरी सरफेस हम काट सकते हैं, हम जैसे चाहे वैसे काट सकते हैं। किनको? क्रिस्टलाइन कंपाउंड को। हमने देखा है सुगर क्यूब, सुगर क्यूब वो भी एक प्रकार का क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ही है। सुगर क्यूब जो होते हैं उसको हम काट भी सकते हैं चाकू की मदद से। गेहूं को हम नहीं काट सकते, सो गेहूं को एमोर्फस है। सो एमोर्फस के बारे में हम कह सकते हैं कि इट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू पीसेस। चाकू से हम काट नहीं सकते एमोर्फस को क्योंकि अरेंजमेंट ही ऑर्डर्ड नहीं है। ये देखिए, ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, ऐसे चाकू से हम आसानी से काट सकते हैं क्रिस्टलाइन को। सरफेस को काटना है सरफेस काट सकते हैं, कॉर्नर्स को काटना है तो कॉर्नर्स काट सकते हैं। ये जो पिक्चर है ये इंपॉर्टेंट है, आप देखें, इसमें आप इसमें आप फुल डिफरेंस देख सकते हैं, फुल डिफरेंस। क्रिस्टलाइन की अरेंजमेंट देख सकते हैं और एमोर्फस की अरेंजमेंट देख सकते हैं। क्रिस्टलाइन में आप देखें ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, इसको हम बोलेंगे ऑर्डर्ड, परफेक्ट अरेंजमेंट है, एक के साथ एक जुड़ा हुआ है। इनमें जो शेप होता है वो भी परफेक्ट है, और जो दो एटम्स, ये आपको राउंडेड जो दिख रहे हैं वो एटम्स है, एटम्स के बीच की जो जगह होती है, एम्प्टी स्पेस है, वो हर एक में हमको सेम मिलेगा क्योंकि अरेंजमेंट ही ऑर्डर्ड है। और एमोर्फस में ऐसा नहीं, आप देखेंगे इधर जो स्पेस है वो ज्यादा है, इधर कम है, अरेंजमेंट ऑर्डर्ड नहीं है। सो क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में मेन डिफरेंस यही है अरेंजमेंट का। एक डिफाइनेट शेप और डिफाइनेट वॉल्यूम वाला है, दूसरा उनका कोई शेप ही नहीं होता। आगे देखें तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उनकी प्रॉपर्टी जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या थर्मल एक्सपेंशन है, वो डिफरेंट होती है डिफरेंट डायरेक्शन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी अरेंजमेंट ही ऑर्डर है। एक सोडियम है, उसके बाद क्लोरीन है, फिर सोडियम है, फिर क्लोरीन है। सो आप हर दिशा में जाए आपको डिफरेंट एटम्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही डायरेक्शन में सभी सोडियम है या सभी क्लोरीन है, आपको हर डायरेक्शन में अलग अलग एटम्स मिलेंगे, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट मिलेंगी, परफेक्ट अरेंजमेंट मिलेगी। इसलिए इनकी प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन में हमें डिफरेंट मिलती है, इसलिए हम उसको बोलेंगे एनआइसोट्रोपिक। एनआइसोट्रोपिक का मतलब यही है कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है। एनआइसोट्रोपिक है वो आइसोट्रोपिक का अपोजिट है। देखिए अभी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है। आपके हाथ में अगर आयरन का रॉड हो और रॉड के एक साइड हम इलेक्ट्रिक करंट पसार करें तो दूसरी साइड भी हम महसूस करेंगे रोड में, इसलिए इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रॉन कितना पास आउट करता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है, कोई बीम ऑफ लाइट है, अगर
एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो थोड़ा मुड़ जाता है, उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन। कितना मुड़ा है उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। हमें पता है अगर हम कांच के ग्लास में पेन रखें तो पेन हमें मुड़ी हुई नजर आती है, वो रिफ्रैक्शन के लिए होता है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर थर्मल एक्सपांशन। सभी जो होता है वो डिफरेंट डायरेक्शन में हमें डिफरेंट मिलता है, इसलिए हम उसको बोलेंगे एनाइसोट्रोपिक। और एमोर्फस में इसका कंप्लीटली अपोजिट है, वो उल्टा होता है। जो ये सब जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो हमें सेम मिलेगी सेम डायरेक्शन में, इसलिए उसको हम बोलेंगे आइसोट्रोपिक। क्योंकि अरेंजमेंट ही ऑर्डर नहीं है, सोडियम के बाद हमको फिर सोडियम देखने को मिल सकता है, फिर सोडियम मिल सकता है, फिर क्लोरीन, उसका कोई अरेंजमेंट परफेक्ट अरेंजमेंट नहीं है। ये तो मैंने एग्जांपल दिया सोडियम क्लोराइड का कि कोई भी एटम होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की अरेंजमेंट फिक्स होती है क्रिस्टलाइन में, पर एमोर्फस में ऐसा आपको दिखने को नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे आइसोट्रोपिक, क्योंकि अरेंजमेंट ऑर्डर्ड नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां एमोर्फस में आप देख सकते हैं एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक बिहेवियर में। एमोर्फस में क्या होता है, सोडियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद फिर सोडियम, ऐसा ही होता है। पर क्रिस्टलाइन में हमें एक साइड सोडियम, फिर क्लोरीन, फिर सोडियम, फिर क्लोरीन, ऐसा अल्टरनेट हमको आयंस देखने को मिलते हैं। सो जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है, इसको हम इसलिए बोलेंगे एनाइसोट्रोपिक बिहेवियर। ये एनाइसोट्रोपिक बिहेवियर हमें सिर्फ क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स में ही देखने को मिलेगा, एमोर्फस में देखने को नहीं मिलेगा। पांचवा इंपॉर्टेंट डिफरेंस, उनकी जो हीट ऑफ फ्यूजन है क्रिस्टलाइन कंपाउंड की, वो डिफाइनाइट होती है। हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि हम अगर 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड में बदलना चाहे और हमें टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, बिना टेम्परेचर चेंज किए कितनी ऊर्जा देने से 1 ग्राम सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम बोलेंगे हीट ऑफ फ्यूजन। टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर बदलना नहीं है, और 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड में बदलना है, कितनी ऊर्जा चाहिए उसको बोलेंगे हीट ऑफ फ्यूजन। यहां आप समझ सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑर्डर्ड है, तो हीट ऑफ फ्यूजन भी कैसी होगी, ऑर्डर्ड ही होगी, परफेक्ट मिलेगी हमको, मेल्टिंग पॉइंट जैसा ही। सो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो होते हैं उनकी जो हीट ऑफ फ्यूजन होती है वो डिफाइनाइट होती है, यानी परफेक्ट होती है, फिक्स्ड होती है। और एमोर्फस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। एमोर्फस की जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो डिफाइनाइट नहीं है। जो क्रिस्टलाइन कंपाउंड होते हैं उनकी परफेक्ट सिमेट्री होती है, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल सिमेट्री, सममिति हिंदी में बोला जाता है। अगर हम किसी चीज को बांट दे बीच में से तो दोनों साइड जो होती है वो सेम मिलती है, तो उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल, यानी मिरर इमेज। सो ये सिर्फ क्रिस्टलाइन कंपाउंड में देखा जा सकता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं क्रिस्टल सिमेट्री। और एमोर्फस का कोई शेप ही नहीं है परफेक्ट, सो इसकी कोई सिमेट्री नहीं होती। आप देख सकते हैं एग्जांपल, ये पेड़ जैसा है कुछ, इसको मैं बीच में से काटूंगा तो दोनों साइड मुझे सेम मिलेगी, इसलिए इसको बोलेंगे हम सिमेट्रिक। और एसिमेट्रिक का एग्जांपल देख सकते हैं आप, अगर हम बीच में से काटता हूं तो ये मिरर इमेज नहीं, एक साइड ये छोटा वाला है, इस साइड ये बड़ा वाला है, तो इसको हम बोलेंगे एसिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक का एग्जांपल है, देख सकते हो। अगर कोई आदमी सीधा खड़ा रहे तो इसको हम बीच में से काटे तो दोनों साइड हमें इक्वल नजर आएगी। अगर कोई साइड में से हम खड़ा है उसको हम काटे तो एक साइड पैर रह जाएंगे, एक साइड हाथ रह जाएगा, दूसरी बाजू कुछ नहीं रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे नो सिमेट्री। यानी कि हम बीच में से किसी को काटे और मिरर इमेज मिले, दोनों साइड सेम इमेज मिले, उसको हम बोलेंगे सिमेट्री। यह है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड के 2 स्वरूप होते हैं, पहला होता है क्वार्ट्ज, दूसरा होता है ग्लास। जो ग्लास वाला होता है उसको हम एमोर्फस बोल सकते हैं, और क्वार्ट्ज वाला होता है उसको हम क्रिस्टलाइन बोल सकते हैं। दोनों ही सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, उसके दोनों ही स्वरूप है, क्रिस्टलाइन एवं एमोर्फस। क्रिस्टलाइन की अरेंजमेंट देखें, परफेक्ट अरेंजमेंट है, इनके बीच का जो अंतर है, जो स्पेस है, वो भी फिक्स्ड है।
और यहाँ पे ग्लास में ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप देख सकते हैं बहुत ही डिफरेंस है, और अरेंजमेंट भी ऑर्डर्ड नहीं है क्रिस्टलाइन की और की कंपैरिजन में एमोर्फस की। क्रिस्टलाइन की अरेंजमेंट परफेक्ट है, एमोर्फस की अरेंजमेंट परफेक्ट बिल्कुल नहीं है। सो जो क्वार्ट्ज वाला होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एमोर्फस वाला होता है ग्लास वो बहुत ही वीक होता है। एग्जाम्पल में देखें तो सोडियम क्लोराइड है, डायमंड है, सुगर है, सल्फर है, ग्रेफाइट है, ये सभी एग्जाम्पल है क्रिस्टलाइन के, ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के एग्जाम्पल है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, आप समझ सकते हैं। ये तो सिर्फ 5-6 एग्जाम्पल है, आप कई एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। सुगर भी लिख सकते हैं, सल्फर, ग्रेफाइट, डायमंड, NaCl, KCl, ये देखिए सल्फर है, इसका फॉर्म आप देख सकते हैं क्रिस्टलाइन है। और एमोर्फस के फॉर्म में आप देख सकते हैं रबर, उनके एग्जाम्पल है, सर्टेन प्लास्टिक है, ग्लास है, फ्यूज सिलिका है, हमने जो देखा अभी फ्यूज सिलिका, वो भी एक प्रकार का एमोर्फस ही है। ये टायर्स है, जो पेंसिल होती है उसमें हम जो ग्रेफाइट यूज करते हैं वो भी एक प्रकार का क्रिस्टल ही है। फिर ये डायमंड्स है, डायमंड्स को भी हम क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ही बुला सकते हैं।